यूं ही नहीं झरते फूल झोली में, कर्म के शाख को हिलाना होगा। लाख नाकामियों पे कोसने से कुछ नहीं होगा, एक दीपक खुद का जलाना होगा। समाज के प्रति भावना, तो यही एक सर्विस है। टू टेल यू ट्रूथ, यही एक सेवा है कि जिस सेवा में हम अपना सब कुछ निकाल बाहर कर सकते हैं। और गांव में रहने वाले हम लोग तो पुलिस देख करके ही भाग जाते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर करने के सोच रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक सर हैं जो कि आईएएस रिटायर 2018 में इन्होंने सेवानिवृत्त हुए और अभी ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सर अपने शब्दों में अपना परिचय देंगे और अपने थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएंगे सर आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए कि देवघर जैसे स्थान में जहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत से छात्र यहाँ वहाँ भटकते हैं और उन्हें मंजिल नहीं मिलती है, मुकाम नहीं मिलता है, और इस तरह की आपने पहल की है, तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं हूँ शशिकांत तिवारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से 2018 में सेवानिवृत्त हुआ, और ये मेरा घर है जहां आप आए हैं, पुष्पांजलि, रामचंद्रपुर, जसीडी, देवघर। ये वार्ड नंबर 5 है। अब रिटायरमेंट के पहले की कहानी थोड़ी बहुत आपको बताना आवश्यक है अपने बारे में। ओरिजिनली मैं बक्सर जिले का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मुरार एक गांव है, और एक संविधान निर्माता हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं का गांव है मुरार, जो बक्सर जिले में पड़ता है। वहाँ से गांव के स्कूल में मैं पढ़ा। काफ़ी कठिनाइयों से पढ़ा, चूँकि मेरे पिता किसान थे। माता आज भी मेरे साथ हैं, और वो हाउसवाइफ, ज्वाइंट फैमिली, बहुत सारे लोग थे। और वैसे वातावरण में रहते हुए आईएएस की परिकल्पना करना एक अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य था। किंतु कुछ घटनाएं घटी विद्यालय में, जीवन में, जहां से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना है। और मैंने ठाना। उस गांव से पहली बार मैं बाहर निकला और पटना विश्वविद्यालय में आया मैट्रिक करने के बाद, और वहाँ पे मैंने अपनी शिक्षा पाई। यूनिवर्सिटी में टॉप किया, इंटर में, ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने की अभी शुरुआत ही हुई थी कि मेरा रिजल्ट निकल गया, और इस प्रकार से ये प्रशासनिक सेवा की यात्रा प्रारंभ हुई। ट्रेनिंग के पश्चात जो प्रशिक्षण होता है, काफी गहन प्रशिक्षण के पश्चात भारत दर्शन, और तब फिर पोस्टिंग, और जिले में आकर के जो शुरुआत हुई वो अत्यंत ही रोमांचक शुरुआत थी। चैलेंजेस थे, लेकिन हमने जो बचपन से गांव में अपने आप में एक प्रतिभा को पाला था, एक चरित्र को पाला था, उस चरित्र को मैंने नहीं छोड़ा। क्या? ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, लगनशीलता, लोगों के साथ विनम्र भाषा का प्रयोग करना, और सभी से मिलजुल कर रहना। जैसे गांव में पता ही नहीं चलता है कि किस प्रकार का जनजीवन है। सभी जाति, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो उसी प्रकार से मैंने अपनी सेवा को, और एक आदर्श के रूप में मैंने इस मुकाम पे जा करके स्पेशल सेक्रेटरी से रिटायर किया। और फिर यहाँ लौट करके कुछ दिनों, केवल 1-2 सप्ताह मैंने सोचा मैं क्या करूंगा। और वहां पे मेरे पास देवघर की पृष्ठभूमि में कुछ भी नहीं था। मंदिर के लिए विख्यात, भोले बाबा के लिए विख्यात देवघर पावन पवित्र धर्मस्थली है। और यहाँ पर मैंने देखा कि जो भी छात्र छात्राएं भटक रहे हैं, उन्हें एक दिशा देनी चाहिए। प्रारंभ में मैंने टॉप अचीवर, जो वीआईपी चौक पे है, वहां पे कुछ दिनों तक गया अध्ययन करने के लिए कि किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी होती है, क्योंकि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। फिर मैंने देखा कि नहीं, वहां पे काफी राशि की उगाही होती है,
और बच्चे देने में सक्षम नहीं हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, उत्साहित बच्चे हैं, उनके पास एक सपना है, एक जुनून है। मैंने ठाना मैं वैसा कोचिंग यहां प्रदान करूंगा, मेंटरशिप प्रदान करूंगा जिसमें कोई राशि की बात होगी ही नहीं। इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज एकेडमी जसीडी रामचंद्रपुर देवघर में खोला, और जहां आप बैठे हैं मेरे साथ और मुझसे साक्षात्कार कर रहे हैं, यही वो जगह है। मैं अपने क्लासरूम में हूं और मेरे सामने मेरे एस्पिरेंट्स भी हैं, अभ्यर्थी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। ये सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 7:30 बजे से क्लास, लेकिन ठंड के चलते हम लोगों ने 8 बजे से किया। 2 घंटे का क्लास 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक होता है, और इस क्लास में प्रत्येक दिन अलग अलग ढंग से हम पढ़ाते हैं। सोमवार को इतिहास, मंगलवार को भूगोल, बुधवार को पॉलिटी, राजनीति, संविधान, और फिर अर्थशास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण और समसामयिकी। तो ये है रूटीन। परीक्षा भी लेते हैं, और बच्चों में एक जो साक्षात्कार वाली स्थिति है, क्योंकि आईएएस, सिविल सर्विसेज, लीडरशिप की एक अपने आप में उत्कृष्ट परंपरा है, तो उसको जगाने के लिए, वो पुष्पित पल्लवित करने के लिए बच्चों को मैं यहाँ पोडियम पे लाता हूँ, और एक कोई भी सब्जेक्ट दे करके इनके भीतर में जो लीडरशिप की बात है उसको मैं ढूंढता हूँ, निकालता हूँ, उन्हें स्मार्ट बनाने की चेष्टा करता हूँ, और आप देख रहे हैं हमारे सारे बच्चे उसी स्मार्टनेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और कुछ ने जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उन्होंने भी ठाना है कि नहीं, हम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। हमारी ओर से बस केवल यही गुरु दक्षिणा के रूप में चाहत होती है, मांग होती है कि आप जब सेवा प्राप्त कर लेंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो आजीवन ईमानदारी से रहेंगे, कभी भी किसी प्रकार के विकार अपने चरित्र में आने नहीं देंगे। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है, और पैसे रुपये की कोई बात नहीं है। ज्ञान हो, इनका रिजल्ट हो, हम इनसे इनका परिणाम मांगते हैं, इनका रिजल्ट मांगते हैं। तो ये तैयारी जो यूपीएससी की तैयारी है, वो मेरे विचार से 2 वर्षों के लगातार परिश्रम की तैयारी है, और इस काल में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, अपने वातावरण पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जॉब मिलने के बाद भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। यदि आपने किसी मारपीट में या किसी दुराचार में अपने आप को डाल दिया, तो वो आपके विरुद्ध प्रतिकूल जाएगा। इसलिए चारों तरफ से अपने को सजा संवार के आपको रखना है, सो दैट आपकी जो सिलेक्शन है और आगे का सफर है वो अच्छे ढंग से हो सकेगा। अब आइए कुछ तैयारी के बारे में भी आपसे मैं शेयर करूं। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्या कुछ रणनीति हो, क्या स्ट्रैटेजी इसमें लाना चाहिए ताकि आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफल हो सके। प्रिय अभ्यर्थीगण, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगिता परीक्षा केवल संघ लोक सेवा आयोग की नहीं है। आपको तैयारी संघ लोक सेवा आयोग से करनी चाहिए, क्योंकि सपना बड़ा होना चाहिए। कभी भी छोटा सपना नहीं देखें, बड़ा सपना देखेंगे, बड़ी तैयारी करेंगे तो छोटा तो उसमें अपने आप समाहित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, जेपीएससी जहां पे हम हैं, झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड लोक सेवा आयोग, अथवा बिहार लोक सेवा आयोग, अथवा किसी भी स्टेट के लोक सेवा आयोग की परीक्षा, और बैंकिंग की परीक्षा, एससीएस की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा, अथवा सीटेट की परीक्षा, टेट की परीक्षा, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, सभी में एक सामान्य चीज है, और वो है सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, अथवा सामान्य अध्ययन। वो किसी न किसी रूप में समाहित है। क्या है सामान्य अध्ययन, क्या है सामान्य ज्ञान? यह है इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी का एक समग्र रूप, स्वरूप। इस प्रकार से 7 रंगों का ये सतरंगा सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य जागरूकता। प्रत्येक दिन एक समाचार पत्र आप जरूर पढ़ें।
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दी हिंदू अथवा इकोनॉमिक टाइम्स, दिस इज मस्ट। कहां से मिलेगा? लाइब्रेरी से मिलेगा। देवघर में 2 अच्छी लाइब्रेरी है और दोनों लाइब्रेरी में मैंने संवाद किया है। दोनों लाइब्रेरी में जा करके मैंने बच्चों को उत्साहित किया, उत्प्रेरित किया और उनमें अलख जगाया कि नहीं, आप सिविल सर्विसेज के लायक हैं, आप कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान के अलावे जो आपका वैकल्पिक विषय है, उसके लिए भी लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं। कितने घंटों की पढ़ाई हो, कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई हो, सुबह दोपहर शाम रात लेकर के 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो किस प्रकार से आप अपने को तैयार करेंगे? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ये 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि अपने आप को इस परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयार करें। घंटों की बात, लेकिन उन घंटों में आप करेंगे क्या? समाचार पत्र की तो बात हो गई। जो हेडलाइंस हैं, जो एडिटोरियल हैं, संपादकीय हैं, उन्हें आप बखूबी अपना नोट्स बना लेंगे। लेकिन जो मूल बात है इन परीक्षाओं में, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की पुस्तकें क्लास 6 to 12 हैं, इकोनॉमिक्स में 9th से हैं और साइंस में 10 के बाद नहीं है। तो ये है स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी इज द बेसिक। वहां पे आपको एक एक लाइन पढ़ के अपना सेल्फ नोट तैयार करना चाहिए और उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके प्रति आप आकृष्ट हों। जैसे हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा, फॉर एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकाल के लिए सतीश चंद्रा और आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा। तो ये 3 किताबें बेसिक्स हैं, लेकिन इसके पहले आपको एनसीईआरटी पे अपनी पकड़ बनानी होगी, मजबूत पकड़, पकड़ मजबूत पकड़। अब वहां से आपने सेल्फ नोट्स बना लिया। अब इसके बाद जिस तरह से हमने हिस्ट्री में बताया, उसी तरह से ज्योग्राफी में माजिद हुसैन, जीसी लियोंग, फिर पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। इसके पश्चात आप देखेंगे मैग्रो हिल की और सारी किताबें हैं जो पर्यावरण पे हैं, जैसे शंकर आईएएस, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अग्रहरी, रवि अग्रहरी। सो दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अब अगला जो पड़ाव है वो आपका पीवाईक्यू है। व्हाट इज पीवाईक्यू? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उन पर कम से कम 15 वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उस पे आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। चाहे वो प्रीलिम्स का, चाहे वो मेंस का, इस पर आपको पकड़ बनानी होगी और लगातार प्रैक्टिस करें। देन आफ्टर द थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की व्यवस्था हमारे कोचिंग सेंटर में भी है। वी आर ऑल्सो डूइंग प्रैक्टिसिंग रैदर। अब आगे का जो ये पड़ाव है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण है। यदि आप कोचिंग करते हैं अथवा घर से तैयारी करते हैं, इससे कहीं कोई आपको घाटा नहीं है। आप घर में रह करके भी, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे साधन, उत्कृष्ट साधन उपलब्ध हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। हमारे कोचिंग में तो कहीं कोई पैसे की बात है नहीं। यू आर वेलकम हियर। क्योंकि केवल कोचिंग नहीं, मेंटरशिप भी। अब थोड़ी बहुत जानकारी आपको प्रारंभिक परीक्षा की मैं देना चाहता हूं। प्रारंभिक परीक्षा ये एमसीक्यू है। व्हाट इज एमसीक्यू? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब प्रश्न भी और उत्तर भी, किंतु उत्तर के साथ साथ विरोधाभास उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि वहां पर उद्देश्य क्या है? बच्चों को छांटना, क्रीम निकालना। तो इसलिए उत्तर के साथ प्रश्न। और जो जीएस पेपर 1 है, जहां तक यूपीएससी का सवाल है, तो वहां पे 100 क्वेश्चंस हैं और जीएस पेपर 2 में, सी सेट में मात्र 80 क्वेश्चंस है। अब वहां पे आप देखेंगे मेंटल एबिलिटी, आपकी जो मानसिक क्षमता है उसका टेस्ट, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स। बीपीएससी में तो 10 मैथमेटिक्स है, जेपीएससी में कोई मैथमेटिक्स नहीं है, गणित है ही नहीं झारखंड लोक सेवा आयोग में।
तो इस प्रकार से ये परीक्षाएं होती हैं। मेंस एग्जामिनेशन में जहां तक यूपीएससी का सवाल है, 4 जीएस है, जीएस 1 2 3 4 जो जीएस पेपर है दैट इज मार्क्स फेचिंग। क्यों मैं कहता हूं? इसलिए कि वो एथिक्स है, नैतिकता है। और हिंदुस्तान में, हमारे देश में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं से अलग है ये जीएस पेपर 4। क्यों? ये नैतिकता से संबंधित, विद्वानों से संबंधित, और फिर केस स्टडी। जैसे इसमें प्रश्न आते हैं, टेक फॉर एग्जांपल यू आर डीसी ऑफ देवघर, और जो त्रिकुट पहाड़ी पे घटना घटी, तो वो घटना घटती है तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा? आप किस प्रकार से एनडीआरएफ को बुलाएंगे, कैसे लोगों को राहत और बचाव कार्य से अपने आप को सजग करेंगे? तो ये सारे प्रश्न भी उसमें आते हैं। सो यूपीएससी इज नॉट ए जर्नी ऑफ बिकमिंग एन आईएएस, इट्स वेरी वेरी नियर टू एडवेंचर। और आईएएस बनना पड़ता है, इट्स आईएएस इन द मेकिंग। इसलिए आपके पूरे व्यक्तित्व को उस प्रकार से ढालना होता है। और यदि आप वैसी सोच, वैसी इच्छा, वैसी जिज्ञासा, वैसा उत्साह नहीं पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अवरोध आएगा। इसी अवरोध को दूर करने के लिए दिस इज द डेस्टिनेशन सिविल सर्विसेज एकेडमी जसीडीह देवघर। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझे सुना, दत्तचित होकर सुना, शांत भाव से सुना, एकाग्रचित होकर के सुना। आगे भी जो आपके प्रश्न होंगे मैं आपको जवाब दूंगा, उत्तर दूंगा। और कहीं कोई कठिनाई होगी तैयारी के दौरान, आप मुझे याद करेंगे। मेरा संपर्क है 91 5 बार 9 99999 और 693। तो और कोई अगर आपको हमसे जिज्ञासा है तो बताएं। तो सर आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, आप ग्रामीण, तो कहाँ से आपका माइंड डेवलप हुआ कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है? अक्सर होता है क्या, स्टूडेंट 9-10 कर लेते हैं, 11-12 करके भी उनके माइंड में ये नहीं आ पाता है, वो सोचते हैं रेलवे या फिर छोटा सा कोई जॉब लेके अपने परिवार को अच्छे से या फिर जो हो अपना लाइफ को सेट करें। लेकिन आपके माइंड में कहाँ से आया कि मुझे आईएएस की ही तैयारी करना है? और आईएएस की तैयारी को लेकर क्या एक समाज के प्रति भी उत्तरदायी तो होना चाहिए, या सिर्फ अपने लिए आईएएस की तैयारी करके कि हमें समाज में जो है अपना नाम ऊंचा करना है? तो क्या आपकी सोच रही थी? हाँ, बहुत ही अच्छा आपने प्रेरक प्रश्न पूछा है। तो एक्चुअली क्या है, मैट्रिक की परीक्षा जब हमारी हो रही थी, तो उस परीक्षा के दौरान कुछ पदाधिकारी थे, प्रशासनिक पदाधिकारी, जिनको मैंने देखा कि उनके पास काफी शक्ति है। क्यों? पहले बचपन में पुलिस से आदमी डरता है, और गांव में रहने वाले हम लोग तो पुलिस देख करके ही भाग जाते थे। लेकिन हमने देखा कि एक ऐसा पदाधिकारी है जो बिल्कुल सादी लिबास में है, मतलब सिविल ड्रेस में है, और पुलिस उससे डर रहे हैं, पुलिस उसको सैल्यूटेशन कर रहे हैं। तो ये जिज्ञासा हुई कि क्या ये प्रशासनिक सेवा इस प्रकार की है। तो मैंने ठाना कि नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर ही बनूंगा, प्रशासनिक सेवा में ही जाऊंगा। और इसके बाद जो आपने हमसे सवाल किया, कर्तव्य निष्ठा, समाज के प्रति भावना, तो यही एक सर्विस है। टू टेल यू ट्रूथ, यही एक सेवा है कि जिस सेवा में हम अपना सब कुछ निकाल बाहर कर सकते हैं। ये फुल ऑफ एडवेंचर है। जब आप डीसी बनते हैं, जब आप प्रधान सचिव बनते हैं, विशेष सचिव बनते हैं, सरकार को चलाते हैं, तो आप में अनंत क्षमताएं समाहित होती हैं। और जो समाज के अंतिम हाशिए पे व्यक्ति पड़ा है, जो विकास की यात्रा में समाहित नहीं है, उसको भी हम खींच के ला सकते हैं इस सेवा में ही। दूसरी कोई ऐसी सेवा नहीं है भारत में जो इतना चैलेंजिंग हो, इतना एडवेंचरस हो, और समाज के सभी वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व कर्तव्य निष्ठा के द्वारा कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सब कुछ समर्पित कर सकता हो। सर आप थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि जब आपने जर्नी स्टार्ट की, आपने बताया कि ग्रेजुएशन आपने की और पीजी में जब आप थे, उसके पहले ही आपका रिज़ल्ट आ चुका था। तो आपने कितने वर्ष का समय दिया और कितने अटेम्प्ट में आपने क्वालीफाई किया और आपका चयन हो गया? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, क्योंकि पटना सेंट्रल लाइब्रेरी थी, उसमें मैं लगातार जाता था।
और क्या है, पटना यूनिवर्सिटी में जब भी आप जाएँगे तो हमारे समय में, अब अभी तो काफ़ी गिराव हुआ है, गिरावट हुई है, लेकिन हमारे समय में पढ़ने का एक माहौल था और जो भी हॉस्टलर्स थे, मैं भी हॉस्टल में रहता था, तो जो भी हॉस्टलर्स थे उनमें आपस में प्रतियोगिता थी और मैं प्रीफेक्ट था, रूम नंबर 1 मुझे अलॉट किया गया था। तो उस रूप में भी हम में एक दायित्व का बोध हो गया कि मैं अभी से रूम नंबर 1 में हूँ। बच्चों का मार्कशीट वगैरह जो होता था, फ़ोटो होता था, वो मैं अटेस्ट करता था। चूँकि प्रीफेक्ट को ऐसा करने का उसमें ये संभावना थी, मतलब दायित्व दिया गया था। तो इससे भी हमें प्रेरणा हुई कि जब हम यहाँ इतने सारे बच्चों को लीड कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आई कैन लीड द डिस्ट्रिक्ट, आई कैन लीड द स्टेट। तो इस रूप से ये हमें ये भावना आई। और जहाँ तक तैयारी की बात है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी पटना और जो सामने में बुक स्टॉल्स हैं, वहाँ पे मैगज़ीन्स आते थे। पैसा तो उतना था नहीं, हमारे पिता केवल ₹75 हमको भेजते थे। बाकी मेरा स्कॉलरशिप था, नेशनल स्कॉलरशिप मुझे मिलता था और वो नेशनल स्कॉलरशिप क्लास 7 से ही मुझे मिलता था। मैट्रिक में भी मुझे स्कॉलरशिप मिला बिकॉज़ आई वाज़ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट और उसके बाद इंटर में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। बीए में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, तो वो सारे नेशनल स्कॉलरशिप और प्लस पिताजी का ₹75, बस यही मेरा सहारा था। और इसके साथ जो बुक स्टोर्स थे, तो वहाँ भी जो नई-नई किताबें आती थी, तो उसको, मोबाइल तो था नहीं कि स्क्रीनशॉट लें, तो ये हमारे सामने जो बच्चे हैं, इनको भी मैं प्रेरित करता हूँ कि कभी-कभी घंटों वहाँ खड़ा रहना पड़ता था। तो मोतीलाल बनारसी दास की एक दुकान थी, तो वो बोलते थे कि कितना पढ़ते हैं? और वो कभी-कभी दुकान बंद करने की उनकी ये होती थी। अ, फिर भी मैं पढ़ते रहता था और ये सोचता था कि किस तरह से ये सारी किताबें, सारी जानकारी अपने आप में समाहित कर ली। तो इस तरह से यहाँ तो सब कुछ उपलब्ध है, मैगज़ीन की दुकानें हैं, 2 लाइब्रेरी है, तो बच्चे अगर चाहेंगे तो अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और सफलता के शिखर तक पहुँच सकते हैं। जिस समय आपका चयन हुआ सर और अब का दौर, उस समय से लेकर आज तक कुछ पैटर्न में चेंजिंग आई है। तो अब के जो नए युवा हैं, वो अगर स्टार्ट करना चाहे, वो अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि कहाँ से मतलब अपना बेस बना सकते हैं वो? हाँ, हाँ। बहुत सुंदर। हमारे समय में और अभी का जो यूपीएससी का पैटर्न है, उसमें चेंज है, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। सामान्य अध्ययन तो वही है, वैकल्पिक विषय वही है और जो एमसीक्यूज़ की जो बात है या सीसेट की बात है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज है। तैयारी करने का जो मूल मंत्र है, वो एनसीईआरटी से वो शुरुआत करें। एक न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ें और कम से कम अपने को एक चार्ट आउट करें, टाइम मैनेजमेंट करें 2 वर्षों का। 2 वर्ष तो आपको देना ही देना है। 2 इयर्स मिनिमम आईएएस की डिमांड है। यदि आप सिविल सर्विस करना चाहते हैं, जेपीएससी करना चाहते हैं, उसमें भी आपको कम से कम 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा। तब आप सिविल सर्विस कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे ढंग से, फर्स्ट अटेम्प्ट में। हमारा टारगेट क्या है? बस 1 अटेम्प्ट और आपका हो जाए। बार-बार अटेम्प्ट देने के प्रति परिवार में भी वैसी भावना उत्पन्न हो जाती है, खास करके बच्चियों में। बच्चियों को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाता है। शादी वाली बात हो जाती है और जो गार्जियंस हैं, वो बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इसलिए तैयारी ऐसी हो, माकूल तैयारी हो, जो पहले अटेम्प्ट में ही कारगर हो जाए, यानी सफलता आपको मिल जाए। तो ये एक रणनीति के तहत आपको करना होगा। टाइम मैनेजमेंट करना होगा, दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन। कम से कम 8 आवर्स तो आपको डिवोट करना ही होगा। न्यूज़पेपर पे डिवोट करें, एनसीईआरटी पे डिवोट करें, स्टैंडर्ड बुक्स पे डिवोट करें, पीवाईक्यू पे डिवोट करें, मॉक टेस्ट पे डिवोट करें। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस और इस स्टेज से जब आप गुजरते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। पहले से आज के ये में अंतर तो होगा ही, क्योंकि समय काल ये हमेशा बदलते रहता है। आपने देखा कभी 2G था, आज 5G की बात हो रही है। हम 7G की भी बात करेंगे, तो थोड़ी बहुत बदलाव होती है, लेकिन जो बेसिक्स है, वो तो बेसिक्स है। आपको स्टैटिक में करंट को घोलना है, बस यही है प्रतियोगिता परीक्षा का मूल मंत्र। और सर इंटरव्यू का इसमें बड़ा ही योगदान रहता है। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे छात्र कर सकते हैं? क्योंकि वो नॉर्मली पीटी मेंस पास कर लेते हैं और इंटरव्यू कैसे वो मतलब तैयारी कर सकते हैं कंटिन्यू वो?
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि साक्षात्कार जो इंटरव्यू है, एक्चुअली में वो इंटरव्यू हमें नहीं कहना चाहिए, बिकॉज़ दैट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट। वो व्यक्तित्व परीक्षण है, और उस व्यक्तित्व परीक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बात है कि आपको एक पॉजिटिव, सकारात्मक व्यक्तित्व धारण करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनसे अगर आप प्रश्न करते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पे प्रकाश डालें, भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बोले, तो बहुत सारे लोग हैं जो शुरू करेंगे, शिक्षक तो आते ही नहीं, तो बच्चे कैसे आएंगे? पुस्तक नहीं है, स्कूल में वैसी व्यवस्था नहीं है, और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, तो इस तरह से नकारात्मक सोच से वो बोलना शुरू करेंगे। इट विल गो अगेंस्ट यू। तो व्यक्तित्व परीक्षण की भी तैयारी हमारे एकेडमी में होती है। और मेरा तो ये मानना है कि यदि आप मेंस मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कम से कम व्यक्तित्व परीक्षण का, जिसको आप इंटरव्यू बोल रहे हैं, कम से कम 10-12 मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। ये हमारे यहाँ एकेडमी में है इसकी सुविधा। यदि आप अन्य स्थानों पर जाना चाहें, घर में भी यदि आपके घर में ये व्यवस्था है, तो वहां भी कर सकते हैं, कुछ शिक्षकों के माध्यम से कर सकते हैं। किंतु मेरी तो ये सलाह है कि आपको अपडेटेड होना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे जाकर के आपको इंटरव्यू मॉक टेस्ट के रूप में देना चाहिए। वो बताएंगे यहाँ पे कमी है, यहाँ पे इस तरह से उत्तर देना चाहिए। यहाँ चूंकि व्यक्तित्व परीक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है, 275 अंकों का है। व्हाट शुड बी योर टारगेट? टू गेट 200 मार्क्स। 200 नंबर आपको उसमें से चुराना है आउट ऑफ 275, तो सबसे अच्छा होगा। 190 ये सारा का सारे लोग वो निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी आपको एक रणनीति बनानी होगी। सर, और इसमें चयन होने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है समाज के प्रति? ये तो ऐसा नहीं है कोई और जॉब करके सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह सकते हैं, पर यूपीएससी या जेपीएससी इस तरह के जॉब में आपका समाज के प्रति बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जब आपका चयन हो गया, तो क्या आपने मतलब लोगों के बारे में किस तरह की आपकी मानसिकता थी कि इन लोगों को कैसे अपने काम के प्रति जगाया जाए कि हाँ, हम अच्छे से काम कर रहे हैं? हम्म। आ, ये भी आपका बहुत ही समीचीन प्रश्न है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और जो भी आप प्रश्न हमसे कर रहे हैं, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने अच्छे ढंग से आप हमसे प्रश्न कर पा रहे हैं। समाज के प्रति ही तो दायित्व है, यही तो इस सर्विस का डिमांड है, मतलब मांग है। जब आप संघ लोक सेवा आयोग यानी आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो इसमें समाज के प्रति आपका दायित्व निश्चित रूप से बढ़ जाता है। लेकिन एक बात है, आपको स्वेच्छाचारी नहीं होना है। क्यों? आपके पहले है सरकार। वी आर इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। हम एक प्रजातांत्रिक देश में हैं, तो सब कुछ प्रजातंत्र में है, और प्रजातंत्र में जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, उसका ज्यादा महत्व है। हम तो एग्जीक्यूटिव हैं। तो जो व्यवस्थापिका बताएगी, जो राह दिखाएगी, यानी जो कानून बनाएगी, उसी कानून के दायरे में हमें काम करना है। अब इसके साथ साथ सरकार बहुत सारी योजनाओं को लाती है, जो योजनाएं गरीब गुरबा के लिए होती है, समाज के आखिरी पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए होती है, उनको इस विकास यात्रा में लाने के लिए होती है। जरूरत इस बात की है कि उन योजनाओं को मध्यवर्ती यानी बिचौलियों से दूर रखा जाए। जिस प्रकार से एक मिठाई की दुकान पे लोग मिठाई को शीशे में रखते हैं ताकि जो जीवाणु विषाणु है उसे दूषित नहीं करें, उसी प्रकार से जो सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार की हों अथवा राज्य सरकार की हों, उन्हें धरातल पर सही रूप से स्थापित करने का दायित्व ये हमारा ही है, यानी एक प्रशासनिक पदाधिकारी का है। और उसमें यदि वो चूक होती है, तो ये बहुत ही प्रजातंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है। अब इससे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितना बड़ा दायित्व है। अगर हम ईमानदारी के साथ, सफलता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, लगनशीलता के साथ इसको निभाते हैं, तो समाज आगे बढ़ता है, हमारा जीडीपी आगे बढ़ता है, हमारा नेशनल इनकम आगे बढ़ता है, और देश, आपने देखा, आर्थिक रूप से समृद्धि को प्राप्त करता है, और दुनिया के नक्शे पे
भारत का नाम होता है। सर मैं एक आखिरी सवाल अपने उन भाइयों और बहनों की ओर से करना चाहूँगा, जो कि सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करते हैं और सरकारी स्कूल में सरकार और टीचरों को पैसा तो अच्छा देती है और वो अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं और उनका बेसिक नॉलेज जो है बहुत कम में सीमित रह जाता है और वो जब मैच्योर हो जाते हैं इंटर क्वालिफ़ाई करके या ग्रेजुएशन करके, तब उन्हें आता है कि मुझे भी आईएएस की तैयारी करनी है और बेसिक उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि बेसिक नॉलेज तो उन्हें है नहीं और वो जैसे ही आईएएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें अपना पुराना दिन याद आने लगता है कि अरे! हमारे शिक्षक ने मुझे अच्छे से शिक्षा नहीं दी, तो उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? हम्म। ये तो काफ़ी टिकलिश क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है। उन अभ्यर्थीगण को भी शुरुआत उसी रूप से करनी चाहिए जिस पे कि मैंने पूर्व में प्रकाश डाला है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, ये हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने सरकार की सेवा की है और कमी बेसी तो हर जगह है। हाथ में 5 उँगलियां हैं, वो भी एक समान नहीं है। तो किसी विद्यालय में ऐसी कोई बात होगी, किंतु विद्यालय छात्रों के प्रदर्शन से चमकता है। केवल शिक्षकों का दायित्व नहीं है, अभिभावक का दायित्व है, छात्रों का दायित्व है। अब है क्या, एक मानस चेतना हो जाती है। यदि कोई भी सरकारी पदाधिकारी किसी गांव में जाते हैं, तो सारे गांव के लोग दौड़ जाते हैं, कुछ लाया है, कुछ देगा। तो ये जो एक मानसिकता है, इससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। सरकारी विद्यालय में अभी क्या है, केवल मध्याह्न भोजन, खिचड़ी खाना, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो है, उन्हीं पुस्तकों को पढ़ करके सारे अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, ये सारे उन्हीं विद्यालयों से निकले हैं। उस समय कोई डीपीएस, उस समय कोई सेंट कार्मेल, उस समय सेंट फ्रांसिस कहां था? आप देखेंगे जो भी महान विभूति हैं हमारे देश के सारे सरकारी विद्यालयों से निकले हैं। जो हमारे डीसी हैं, देवघर के डीसी मिस्टर भजंत्री, वो सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, वहां पे मध्याह्न भोजन करते हैं, बच्चों को उत्साहित करते हैं। क्यों? इसलिए कि सरकारी विद्यालय से भी आईएएस हो सकता है, बिल्कुल होगा, होना है। और यदि कहीं आपको उसमें कमी दिखाई पड़ रही है, तो आप अपने आप को सजग करें। क्योंकि मैंने तो बताया, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, घंटों में टाइम मैनेजमेंट करना ही है। तो सरकारी विद्यालय मेरे विचार से इस रास्ते में, इस सफर में अवरोध नहीं है, वो रोड ब्रेकर कदापि नहीं है। तो मैंने सभी सरकारी विद्यालयों की बात नहीं कही सर। मेरे नज़र में अभी कुछ विद्यालय जिसमें मैंने देखा कि शिक्षक को खुद उतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है और वो पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनके बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें सभी सरकारी विद्यालय की बात नहीं की जा रही है और ना ही सभी शिक्षकों की बात की जा रही है। तो ये सर से हमारी खास बातचीत थी। तो सर आप कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे आप? मोटिवेशन के रूप में तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि यूं ही नहीं झरते फूल झोली में, कर्म के शाख को हिलाना होगा। लाख नाकामियों पे कोसने से कुछ नहीं होगा, एक दीपक खुद का जलाना होगा। धन्यवाद। तो ये खास बातचीत थी हमारी सर से और सर ने अपना लाइफ की सारी जर्नी और सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच।